मैं गहरी नींद में गर्क था कि अचानक डोर बेल की सनसनाती हुई आवाज आधी रात के वक्त मेरी समाज से टकराई। तो मैंने कसमसाते हुए आंखें खोल दी और हाथ बढ़ाकर लैंप का बटन ऑन किया। डोर बेल अब भी मुसलसल बज रही थी। बाहर जो कोई भी था वो बेल बजाने के साथ साथ मुसलसल दरवाजे को भी पीट रहा था। न जाने रात के इस वक्त कौन आ गया। मैं ये सोचते हुए बेड से उठा और कमरे से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ बल्ब रोशन किया और दरवाजा खोल दिया। मगर दरवाजा खोलते ही मैं बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि मेरे सामने दरमियाने कद की एक लड़की खड़ी थी। वो बेहद घबराई हुई थी। मेरी तरफ देखते ही वो कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज आप मेरी मदद करें, मैं बहुत मुसीबत में हूं। वो मुझे कत्ल कर देना चाहता है। मैं उसकी बात सुनकर परेशानी से बोला, आपको कौन कत्ल करना चाहता है? वो एक तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मेरा पीछा करता हुआ यहां भी पहुंच गया है, वो उधर खड़ा है। मैंने फौरन उस जानिब देखा जहां उसने इशारा किया था। वहां किसी इंसानी वजूद का नामो निशान नहीं था। उसी लम्हे वो भी चौंक सी गई। अरे कहाँ गया? अभी जब मैं आपसे बातें कर रही थी तो वहीं खड़ा था, मगर अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो उलझ कर बोली, आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा। आपने जहां जाना है मैं आपको छोड़ाता हूं। मैं अभी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूं। इतना कहकर मैं वापस पलट गया, मगर जब मैं चाबी लेकर बाहर आया तो वो लड़की गायब थी। मैंने उसे आसपास बहुत तलाश किया, मगर सख्त मायूसी हुई। वो पता नहीं अचानक कहाँ चली गई थी। मैं वापस पलट आया और कंबल ओढ़कर लेट गया। वैसे भी मैं क्लिनिक में सारा दिन मरीजों से मगज कपाई करके काफी थक चुका था, मगर उस अजीबोगरीब लड़की ने मेरी सारी नींद का बेड़ा गर्क कर दिया था। मुझे रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था और उसके मुतालिक सोचता हुआ मैं दोबारा नींद की वादियों में खो गया। दूसरे रोज हस्बे मामूल मैं क्लिनिक में मौजूद था। इतने में एक नौजवान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और निहायत शाइस्तगी से पूछा, बताइए क्या मसला है आपका? जो भी परेशानी है खुलकर बयान करें। वो नौजवान गहरी संजीदगी के साथ बोला, डॉक्टर साहब, पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि मैं मरीज नहीं हूं, बल्कि अपनी एक अजीजा के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूं। ओह, तो आपका मतलब है कि आपकी कोई अजीजा बीमार है? मैंने कहा, जी बिल्कुल। उसने तायद में सर हिलाया। वो बात जारी रखते हुए बोला, दरअसल मेरी भाभी इन दिनों जहनी तौर पर सख्त अजियत में मुब्तला हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनका इलाज करें। यह सुनकर मैं संजीदगी से बोला, बेहतर होता आप अपनी भाभी को भी साथ लेकर आते। वो नौजवान परेशानी से बोला, डॉक्टर साहब, यही तो मसला है। वो मुझे अपना दुश्मन समझती हैं। वो मेरे साथ आने पर कभी भी राजी नहीं होगी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपकी भाभी का इलाज कर सकूं? मैंने कहा, आप पहले मेरी सारी परेशानी सुन लें। मुझे उम्मीद है सारी बात सुनने के बाद आप मेरी भाभी की मदद करने पर जरूर राजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो बताएं, मैं सुन रहा हूं। मैं धीमे लहजे में बोला। वो नौजवान जैसे माजी में खो गया। मेरा नाम साकिब है। चंद साल पहले मेरे बड़े भाई काशिफ की मुलाकात उस नजमा नामी लड़की से हुई। ये एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी है, मगर उसके वालिद को चंद डाकुओं ने उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो बैंक से पैसे निकलवा कर घर आ रहे थे। इस वाक़े में उसका गार्ड जख्मी हुआ था। नजमा ने अपने बाप की मौत के बाद सारे बिजनेस को खुद संभाल लिया। वो मेरे भाई को पसंद करने लगी थी और भाई भी उसे चाहने लगा था। एक दिन भाई ने अपनी पसंद का इजहार मेरी वालदा से कर दिया। उस वक्त मेरी वालदा समेत कोई भी घर में इस रिश्ते पर राजी न हुआ, क्योंकि वो लड़की एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और हमारा घराना उसके सामने कुछ भी नहीं था। मगर भाई की जिद ने हमें मजबूर कर दिया और यूं नजमा ब्याह कर हमारे छोटे से घर में आ गई। वो थी तो अमीर बाप की बेटी, मगर उसमें तकब्बर और गरूर नाम की कोई चीज ना थी। वो बहुत खुश थी। चंद दिन यूं ही हंसी खुशी में गुजर गए, मगर कुछ रोज बाद मैंने नजमा भाभी में अजीब सी तब्दीली महसूस की। वो हम सब घर वालों से कुछ खौफजदा सी रहने लगी थी। वो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहने लगी और भाई के बगैर वो घर के किसी भी फर्द के सामने जाने से कतराने लगी थी। इस तब्दीली को मेरे अलावा बाकी तमाम घर वालों ने भी महसूस किया। आखिर बाहमी सलाह मशवरे से यह फैसला हुआ कि भाई अपनी बीवी के साथ उसके बंगले में शिफ्ट हो जाएं। हो सकता है घुटनज़दा माहौल की वजह से उसकी ये हालत हो गई हो। सो भाई ने अपनी राय नजमा के सामने पेश की, जिसे नजमा ने फौरन कबूल कर लिया। नजमा दूसरे ही दिन भाई के साथ अपने बंगले में शिफ्ट हो गई। उन्होंने अपना सारा बिजनेस फिर से संभाल लिया। भाई खुश थे कि चलो इस तरह जिंदगी मामूल पर आ जाएगी, उसकी हालत मजीद दिन ब दिन बेहतर हो जाएगी। मगर ये भाई की खाम ख्याली थी।
और नजमा की कैफियत बदस्तूर वैसी ही रही। भाई मुझे अपने घर के हालात से आगाह करते रहते थे। भाई ने मुझे बताया कि नजमा बंगले में आने के बाद भी खौफजदा रहती है और अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताती। मैं भाई की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। समझ में नहीं आता था कि आखिर उसे किस चीज़ का खौफ है जो उसे बेचैन रखता है। अचानक एक सुबह भाभी ने रोते हुए फ़ोन पर इतला दी, काशिफ को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनते ही हम फौरन वहां पहुंचे तो पुलिस के चंद एहलकार भी वहां मौजूद थे। ड्राइंग रूम में भाई की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। सर पर बार बार किसी चीज से वार किए गए थे, जिससे उनका सर बिल्कुल पिचक गया था और उनके सर से खून का छोटा सा तालाब लाश के इर्द गिर्द जमा था। मुझसे अपने भाई की हालत देखी न गई। मैं नहीं जानता था कि मेरे वालिदैन ने इस सदमे को कैसे बर्दाश्त किया और नजमा भाभी पर सदमे से बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। जब उनकी हालत कुछ संभली तो उन्होंने बताया कि वकूअ वाली रात वो काशिफ की चीख सुनकर भागी और भागती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा काशिफ जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे थे और एक नकाबपोश लोहे के राड से मुसलसल काशिफ के सर पर वार कर रहा था। उन्होंने फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया और उनकी चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर वो नकाबपोश फौरन वहां से भाग गया और जब उन्होंने काशिफ की नब्ज चेक की तो उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। उन्होंने फौरन पुलिस को इतला दी और बाकी सूरत-ए-हाल हमारे सामने थी। हमने भाई की मैयत का पोस्टमार्टम भी करवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक भाई के सर पर किसी ठोस चीज से बार बार वार किए गए थे, जिनसे उनकी फौरी मौत वाक़या हो गई और वो ठोस शय यकीनन वो लोहे का राड होगा जिसका जिक्र भाभी ने भी किया था, जिससे उनके बयान की तस्दीक हो गई। भाई का कातिल 1 साल गुजरने के बावजूद भी पकड़ा नहीं गया, मगर भाई की मौत के बाद भाभी की हालत मजीद खराब हो गई। उन्हें हर वक्त अपनी जान की फिक्र पड़ी रहती है, इसलिए उन्होंने हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया है। वो समझती हैं कि हम उन्हें कत्ल करके उनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। वो समझती हैं कि हम उन्हें कत्ल करके उनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। एक बार मेरी वालिदा ने उनसे मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर भाभी ने वालिदा की भी बहुत इंसल्ट की। मैं ये सोचकर चुप हो गया कि वो नॉर्मल नहीं है और अब तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि अक्सर रात में वो खौफजदा होकर घर से बाहर निकल जाती हैं और यही कहती फिरती हैं कि कोई उन्हें कत्ल करना चाहता है। ये बातें मुझे उनके आसपास के पड़ोसियों से पता चली हैं। आप खुद बताएं, ऐसे हालात में भला कैसे मैं उनका अपने साथ इलाज के लिए ला सकता हूं। वो चुप हुआ तो मेरा जहन उस लड़की की तरफ घूम गया जो मुझे गुज़िश्ता रात मिली थी। मैं उस नौजवान की तरफ मतवज्जह होकर बोला, आपकी सारी बात दुरुस्त है, मगर जब आपकी भाभी खुद यहाँ आने पर रजामंद नहीं तो मैं उनका इलाज कैसे कर सकता हूँ। वो फौरन बोला, मैं चाहता हूँ कि आप खुद नजमा भाभी से मिलें और कोशिश करें कि किसी तरह उनका इलाज हो जाए। वैसे तो ये मेरा तरीका इलाज नहीं था, मगर मुझे इस केस में काफ़ी हद तक दिलचस्पी महसूस होने लगी थी और मैं हामी भरते हुए बोला, ठीक है, अब अपनी भाभी का एड्रेस लिखवा दें, मैं वक्त निकाल कर उनसे मिलूंगा। उसने फौरन एक कागज़ पर एड्रेस लिख दिया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप इस सारे मामले में मेरा जिक्र बिल्कुल भी ना कीजिएगा, वरना वो आपसे भी मोहतात हो जाएंगी। मैं कागज़ थामते हुए मुस्कुराया, आप फिक्र ना करें, आपका जिक्र कहीं नहीं आएगा, मगर एक ज़ाती सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ज़रूर करें, जो भी सवाल हो। वो शाइस्तगी से बोला, आप अपनी भाभी की वजह से इतने संजीदा क्यों हो रहे हैं, जबकि वो आपसे मिलना भी नहीं चाहती? सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें अपनी सगी बहनों से बढ़कर समझता हूँ। हम ख़ानदानी लोग हैं, रिश्ते मरते दम तक निभाते हैं, सिर्फ उनसे कह देने से हमारा रिश्ता टूट नहीं जाएगा। वो कदरे संजीदगी से बोला, आपके ख्यालात जानकर मुझे खुशी हुई, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी भाभी का इलाज हो जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अचानक पूछा, आपकी फीस की आप फिक्र न करें, वो मैं उतनी ही लेता हूं जितनी के कोई दे सके। दूसरे रोज मैंने साकिब के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक अपनी गाड़ी एक शानदार बंगले के करीब खड़ी कर दी और गाड़ी से उतरकर बंगले के गेट के करीब गया। एक उधेड़ उम्र चौकीदार खड़ा था। इससे पहले कि मैं उस चौकीदार की तरफ बढ़ता, एक सफेद रंग की क्रोला बंगले के सामने आकर रुकी। चौकीदार गेट खोलने के लिए गेट के करीब हो गया। अचानक मेरी नजर उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई लड़की पर पड़ी तो उस लड़की को देखकर मैं चौंक सा गया, क्योंकि ये वही लड़की थी जो मुझे उस रात खौफजदा हालत में मिली थी। वो लड़की भी हैरान और परेशान टिकटिकी बांधकर मुझे घूर रही थी। मैं अभी उस लड़की से बात करने का बहाना तलाश कर रहा था कि वो मेरी तवक्को के खिलाफ गाड़ी से बाहर निकल आई और सीधी मेरी जानी पड़ी। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैं संभल कर खड़ा हो गया।
मेरे करीब आते ही उसके मुंह से बेख्तियार निकला, आप यहाँ? उसकी बात से जाहिर था कि वो भी मुझे पहचान चुकी है। मैं धीमी मुस्कुराहट के साथ बोला, कहीं आप वो तो नहीं जो आधी रात के वक्त मेरे घर का दरवाजा खटखटा रही थी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर नदामत के तासुरात उभरे, मगर वो फौरन ही संभल कर बोली, जी हाँ, मैं वही हूं, मगर आप यहाँ कैसे आए हैं? मैं जवाबन बोला, दरअसल मैं काफी देर से अपने एक दोस्त का घर तलाश कर रहा हूं। आपके बंगले को देखा तो सोचा यहां से पूछ लूं। आपके दोस्त का नाम क्या है? उसने पूछा। रिजवान बेग, मैंने फर्जी नाम का सहारा लेकर कहा। वो सोचते हुए बोली, आसपास के तकरीबन सब मकीनों से मैं वाकिफ हूं, मगर इस नाम का कोई शख्स यहां नहीं रहता, तो फिर मैं चलता हूं, ख्वामख्वाह आपको भी परेशान किया। मेरी बात सुनकर वो फौरन बोली, अरे ऐसे आप कैसे जा सकते हैं, एक कप चाय पिए बगैर? मुझे उससे इस कदर खुश इखलाकी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मगर उसने मेरे मतलब की बात की थी, सो मैंने फौरन मान ली और मुस्कुरा कर बोला, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ देर बाद मैं बंगले के ड्राइंग रूम में बैठा चाय पी रहा था। नजमा मेरे सामने सोफे पर विराजमान थी। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया? उसने यकलख्त पूछा। मेरा नाम फैजान है, डॉक्टर फैजान। वो धीरे से मुस्कुराई। ओह, तो आप डॉक्टर हैं, अच्छी बात है। वैसे मेरा नाम नजमा है। मैंने चाय पीते हुए अचानक पूछा, आपके बाकी घर वाले नजर नहीं आ रहे? वो अफसरदगी से बोली, मेरे शौहर का 1 साल पहले इंतकाल हो गया था, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर, मैंने अफसरदा लहजे में कहा। वो गहरा सांस लेकर बोली, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। जी, दुरुस्त फरमाया आपने। मैंने तायद की और उठकर खड़ा हो गया। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर बोली, आपका क्लिनिक कहाँ है? मेरा मतलब है, हो सकता है मुझे कोई जरूरत पड़ जाए। मैंने जेब से एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरे क्लिनिक का कार्ड है, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझसे राब्ता जरूर कर लीजिएगा। वो मुझे छोड़ने गेट तक आई। जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो भी मुझे महसूस हुआ मुझे कनखियों से देख रही थी। घर आकर मैं काफी देर तक इस केस पर गौर करता रहा। उस रात जब वो मुझे मिली थी तो काफी घबराई हुई लग रही थी, जबकि आज उसके बरक्स वो बहुत मुतमईन और पुरसुकून नजर आ रही थी। उससे बातों के दौरान मुझे बिल्कुल भी गुमान न हुआ कि उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये मुख्तसर मुलाकात थी और उससे तफसीली मुलाकात के बाद ही कोई नतीजा निकल सकता था। मुझे उम्मीद थी वो मुझसे राब्ता करेगी, मगर 2 दिन गुजर जाने के बावजूद ऐसा न हुआ। मैंने मजीद चंद रोज और इंतजार किया, क्योंकि मैं खुद उससे राब्ता नहीं कर सकता था। इस तरह उसे मुझ पर शक भी हो सकता था। एक शाम जब मैं क्लिनिक से बाहर निकल रहा था तो अपने सामने नजमा को देखकर सिटपिटा कर रह गया। वो मेरी कैफियत से महजूज होकर बोली, हैरान हो गए मुझे देखकर? मैं खुद को कदरे संभालते हुए बोला, हैरानगी की बात तो है कि मैं आपको अब तक याद हूं। वो मतानत से बोली, आप जैसे लोग मुश्किल से भूलते हैं। बहरहाल उस रोज मैंने आपको चाय पिलाई थी, आज मैं आपके पास चाय पीने आई हूं। ये तो मेरी खुश नसीबी है, आए अंदर। मैंने कहा तो वो मुझे टोकते हुए बोली, नहीं, क्लिनिक में नहीं, किसी रेस्तोरां में चलते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, मैंने खुश दिली से कहा। कुछ देर बाद हम करीबी रेस्तोरां में मौजूद थे। नजमा चाय पीते हुए बोली, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूं। मेरे वालिदैन का इंतकाल चंद साल पहले हो गया था। एक छोटा सा घर है, एक क्लिनिक है और एक सेकंड हैंड गाड़ी, बस यही मुख्तसर सी रुदाद है मेरी बात सुनकर उसने फौरन पूछा, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक शादी नहीं की? बस वक्त ही नहीं मिला, मैंने मासूमियत से जवाब दिया। मेरे इस अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस मुलाकात के बाद नजमा काफी हद तक मुझ पर एतमाद करने लगी थी। वो अक्सर खुद ही मुझसे मिलने मेरे क्लिनिक में चली आती थी, मगर इस दौरान उसने अपनी किसी भी किस्म की परेशानी का जिक्र नहीं किया था। मैंने उसे कई बार कुरेदने की भी कोशिश की, मगर वो काफी मोहतात थी। कुछ नफ्सियाती परेशानियां ऐसी होती हैं जिन्हें बयान करने से मर्ज खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इसलिए मैं चाहता था कि नजमा अपनी परेशानी मेरे सामने खुलकर बयान कर दे। एक दिन मैं खुद नजमा के घर गया। नजमा की उधेड़ उम्र मुलाजमा ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर मेरी आमद की इतला नजमा को देने चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आकर बोली, बेगम साहिबा अभी आ रही हैं। वो इतना कहकर पलटने लगी तो मैं फौरन बोला, ठहरो 1 मिनट। मेरी आवाज़ सुनकर वो वहीं ठिठक गई तो मैं फिर बोला, इस बंगले में तुम्हारे अलावा और कितने मुलाजिम हैं? वो बोली, एक मैं हूं और दूसरा मेरा शौहर जो गेट पर चौकीदार है। हम दोनों ही यहाँ मुलाजिम हैं। मैंने फिर पूछा, उस रात यानी जब काशिफ साहब का कत्ल हुआ था तो तुम दोनों कहाँ थे? वो फौरन बोली, मैं और मेरा शौहर उस रोज बेगम साहबा से
2 दिन की छुट्टी लेकर गांव गए थे। 2 दिन बाद वापस आए तो पता चला काशिफ साहब का कत्ल हो गया है। मैंने कुछ सोचते हुए यकलख्त पूछा, मैंने सुना है कि अक्सर तुम्हारी बेगम साहिबा को रात के वक्त दौरा पड़ जाता है और वो खौफजदा होकर घर से बाहर निकल जाती हैं, क्या ये सच है? वो इस बात में सर हिलाकर बोली, जी साहब जी, ये बिल्कुल सच है। काशिफ साहब की मौत के बाद से उनकी ये हालत है। मैंने खुद बेगम साहिबा को रात के वक्त अक्सर चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर भागते हुए देखा है। तुमने या तुम्हारे शौहर ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? वो खौफजदा होकर बोली, साहब जी, हमें तो बड़ा डर लगता है, हमने कभी ऐसा नहीं किया। फिर वो अचानक सरगोशी करते हुए बोली, वैसे साहब जी, बेगम साहिबा चंद दिनों से बड़ी खुश हैं। पहले उन्हें हर दूसरे दिन दौरा पड़ जाता था, मगर अब पिछले चंद दिनों से उन्हें दौरा नहीं पड़ा। खुदा हमेशा उन्हें खुश रखे। उसके इस जुमले से मेरे अंदर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। इसका मतलब था कि नजमा की हालत बेहतर हो रही थी। वो मुलाजमा वापस मुड़ गई, मगर फिर अचानक पलट कर बोली, साहब जी, मेरी बातों का जिक्र बेगम साहिबा से नहीं कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मुस्कुराकर बोला, बेफिक्र हो जाओ। कुछ देर बाद नजमा सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ गई। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो कि उसके गोरे रंग पर काफी जच रही थी। उसके लंबे घुंघराले बाल उसके शानों के इर्द गिर्द बिखरे थे। वो आते ही बोली, सॉरी फैजान, मुझे देर हो गई। अच्छा किया आप खुद आ गए, वरना मैं आपके क्लिनिक आने वाली थी। क्यों, खैरियत? मैंने उठते हुए पूछा। वो कुछ परेशानी के साथ बोली, बस एक मसला है जो मुझे काफी अरसा से परेशान कर रहा है। एक मसला? मैंने पूछा। तो फौरन बोली, यहां नहीं बताऊंगी, आज उसी रेस्तोरां में चलते हैं जहां हम पहली बार गए थे। मैंने कंधे उचकाए, जैसे आपकी मर्जी। जब हम रेस्तोरां में बैठे चाय पी रहे थे तो इस दौरान भी नजमा काफी बुझी बुझी सी लग रही थी। मैंने उससे घूरते पूछा, क्या बात है नजमा, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। वो गमजदा लहजे में बोली, फैजान, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके पास सुकून है, मगर मैं इतनी दौलत और जायदाद की मालिक होने के बावजूद सुकून की दौलत से महरूम हूं। मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं किस कदर कर्ब से गुजर रही हूं। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अगर आप बुरा ना समझें तो प्लीज अपनी सारी परेशानी मुझे बताएं, मैं शायद आपके लिए कुछ कर सकूं। मैं हमदर्दाना लहजे में बोला। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर अजीब सी आवाज में बोली, मेरी कैफियत अजीब नौयत की है। एक अजीब सा खौफ है जो मेरी जिंदगी का हर लम्हा अजाब बना देता है। कैसा खौफ? मैंने चौंकते हुए पूछा। मौत का खौफ। ये कहते हुए उसका रंग फाक हो गया। मौत का खौफ? मैंने दोहराया तो वो खौफजदा लहजे में बोली, हाँ, मौत का खौफ। मैं लाख चाह कर भी उस खौफ का मुकाबला नहीं कर पाती और खौफ के इस दलदल में धंसती चली जा रही हूं। मैं उसे समझाते हुए बोला, ये खौफ दरअसल आपके अपने जहन के पैदा करता है। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो ये खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो बेबसी से बोली, कैसे देखूं हकीकत की निगाह से? मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कब ये खौफ मुझ पर हावी हो जाता है और मैं बदहवास हो जाती हूँ। मैंने अपने बाप को भी इस खौफ की वजह से सारी सारी रात कमरे में टहलते हुए देखा था। मेरी माँ जिंदा होती तो शायद सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती, मगर अफसोस कि मेरी पैदाइश के वक्त उनका इंतकाल हो गया। मुझे मेरे बाप ने सारे रिश्तेदारों से अलग रखा और ख़ुद भी सारी ज़िंदगी उनसे कता ताल्लुक़ रहे। उनकी दुनिया सिर्फ मेरी ज़ात पर मोहित थी। फिर एक दिन उस खौफ ने उनकी जान ले ली। उस रोज़ वो बैंक से एक खतीर रकम निकलवा कर निकले थे कि रास्ते में चंद डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें गोलियां मारकर पैसे छीन कर ले गए। फिर उनकी मौत के बाद जब मैं बिल्कुल अकेली रह गई तो ये खौफ मुझे लाहक हो गया। तब मुझे पता चला मेरे बाप ने इस खौफ में कितनी मुश्किल और अजियतनाक जिंदगी गुजारी। ये सुनकर मैंने सपाट लहजे में पूछा, आपके ससुराल वाले तो होंगे, क्या उन्होंने कभी आपसे राब्ता नहीं किया? मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमदार हुए और वह चिल्लाए हुए लहजे में बोली, हाँ हैं, और वो मुझे इंसान नहीं जहरीले सांप नजर आते हैं जो मुझे डस कर मेरी दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचा हो? मैंने पूछा। अभी तक तो नहीं हुआ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने उनसे कता ताल्लुक इख्तियार किया और काशिफ की मौत के बाद मेरा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं रहा। वो कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर अचानक बोली, फैजान, इस दुनिया में आप वाहिद शख्स हैं जिस पर मैंने एतबार किया और अपनी सारी परेशानी बताई। प्लीज मेरे एतबार को कायम रखना। बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैंने एतमाद से भरपूर लहजे में कहा। मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी। और इतना कहकर चुप हो गई तो मैंने नरमी से पूछा, कैसी बात? वो चंद लम्हे के तजब्जुब के बाद बोली, फैजान, आप नहीं जानते इन चंद दिनों में आपसे मिलकर मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वो शख्स मिल गया है
जिस की तलाश मुझे एक तवील अरसे से थी, जिसके साथ मैं अपने गम बांट सकती हूँ। मैं जिस कर्ब में मुब्तला हूं उसे आप ही दूर कर सकते हैं। आप मुझसे शादी करेंगे? उसके आखिरी जुमले ने गोया मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे इस किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता कर लेगी जिन पर मैं कभी भी पूरा नहीं उतर सकता। मुझे खामोश पाकर वो बेचैनी से बोली, आप चुप क्यों हो गए? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। अगर मैं उस वक्त इनकार कर देता तो उसकी हालत फिर से बिगड़ जाती। मुझे जो भी फैसला करना था सोच समझ कर करना था। मुझे खामोश पाकर वो खुद ही बोल पड़ी, फैजान, मैं आपको 2 दिन सोचने के लिए दे रही हूं। अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। मैं जानती हूं एक बेवा से शादी करना मुश्किल फैसला होता है। इतना कहकर वो उठकर चली गई। मैं खाली खाली नजरों से उसे जाता हुआ देखने लगा। ये अभी अजीब सूरत हाल हो गई थी। मैं नजमा का इलाज करने आया था, मगर मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मुझ में इस हद तक दिलचस्पी लेने लगेगी। मैं सारा दिन उस मामले के तमाम पहलुओं पर गौर करने में मुनहमिक रहा। नजमा जैसी भी थी मेरी मरीजा थी, और एक डॉक्टर के नज़दीक उसके मरीज की सेहत सबसे ज्यादा अहम होती है। सो एक अहम फैसला करके मैं मुतमईन हो गया। अब मुझे इस सिलसिले में साकिब की राय भी मालूम करनी थी, मगर खुशकिस्मती से वो मुझे उस वक्त रास्ते में नजर आ गया जब मैं किसी काम से जा रहा था। मैंने गाड़ी एक साइड पर खड़ी की। साकिब भी मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ बढ़ा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। मैंने उसे सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। उसने सारी बात सुनने के बाद मुझे नजमा से शादी का मशवरा दिया। ये फैसला तो मैं बहुत पहले कर चुका था, क्योंकि इसी सूरत में नजमा की हालत बेहतर हो सकती थी। नजमा को अपना फैसला सुनाने के लिए मैंने मजीद एक और दिन का इंतजार नहीं किया, बल्कि साकिब को वहीं उतार कर मैंने उसकी तरफ रवाना हो गया। मगर जब मैं वहां पहुंचा तो चौकीदार ने बताया कि नजमा किसी काम के सिलसिला में बाजार गई है और मुझे मायूसी से वापस लौटना पड़ा। मैं उस दिन अपने क्लिनिक में काम में मसरूफ रहा। शाम के वक्त मुझे नजमा का फोन आया। उसने मुझे डिनर पर अपने घर बुलाया था। मुझे हैरत थी कि अभी तो सोचने के लिए मेरे पास एक दिन पड़ा था और उसने पहले ही मुझसे राब्ता कर लिया था, मगर खैर मैं खुद भी उससे मिलना चाहता था। रात के वक्त मैं नजमा से मिलने उसके घर गया। चौकीदार हस्बे मामूल गेट के करीब खड़ा था। मैं बिला रोक टोक बंगले के अंदर दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मैं नजमा को आवाजें देने लगा, मगर कई मरतबा आवाजें देने के बावजूद नजमा नहीं आई। मैंने 10-15 मिनट इंतजार किया, मगर वो नहीं आई। तो मैंने सोचा कि चौकीदार से नजमा की मौजूदगी का पूछ लूं। ये सोचकर मैंने जो ही पलटना चाहा, किसी ठोस चीज की जरब मेरे सर पर लगी। दर्द की शदीद टीसें मेरे सर से उठने लगीं। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और हिम्मत यकजा करके फौरन पीछे को मुड़ा तो दंग रह गया, क्योंकि मेरे सामने नजमा खड़ी थी। किसी मुश्तिल पागल की तरह उसके बाल बिखरे पड़े थे। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो रहा था, आंखों में खून उतरा हुआ था। गुस्सा और इश्तियाल की ज्यादती की वजह से उसके चेहरे के नकूश खौफनाक हद तक बिगड़ चुके थे। मैं उसकी हालत देखकर तकलीफ के बावजूद चौंके बगैर न रह सका। उसके हाथों में लोहे का एक मजबूत रॉड था, जिसकी लंबाई बमुश्किल 3 फीट होगी। उसने फुर्ती से उस रॉड का दूसरा वार मेरे सर पर किया और मैं चकराकर जमीन पर गिर गया। मेरा सर फट चुका था और खून बड़ी तेजी से मेरे सर पर बहने लगा। वो गुर्राई, झूठे दगाबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम भी उस खबीस साकिब के साथ ही निकले। तुम भी काशिफ की तरह साकिब के साथ मिलकर मुझे मारने के मंसूबे बना रहे थे। मैंने आज खुद तुम्हें उसके साथ देखा है। काशिफ को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, तो तुम क्या चीज हो मेरे आगे? आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि किसी का एतबार तोड़ने की क्या सजा होती है। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, कत्ल कर दूंगी। उसने दोबारा उस आहनी राड के साथ मुझ पर हमला करना चाहा, मगर जो ही उसने आहनी राड उठाया तो सामने देखते ही अचानक उसके वजूद पर जैसे सकता तारी हो गया। उसकी आंखें दहशत के मारे फैल गई, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसके हाथ से आहनी राड छूटकर एक तरफ गिर गया। वो खौफ से एक तरफ हटते हुए हकलाई, काशिफ, तुम फिर आ गए। मुझे मत मारना, खुदा के लिए मुझे मत मारना। मुझे कहती हुई दीवार के साथ लग गई। मैंने अपने हवास पर काबू पाते हुए उस तरफ देखा जहां नजमा देख रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। नजमा किसी ऐसे वजूद को देखकर खौफजदा हुई थी जो सिर्फ उसे नजर आ रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वो हिज़यानी अंदाज में चीखी, काशिफ, खुदा के लिए मुझे मत मारो। उस वक्त मैंने हैरत अंगेज मंजर देखा। नजमा ने अपना गला पकड़ लिया, ऐसे जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो अपने गले को छुड़ाने के लिए मज़ाहमत भी करने लगी। उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात वाज़ेह थे।
اس की आंखें शिद्दत तकलीफ से बाहर को उबल आईं और मुंह से गुर्राहटें बरामद होने लगीं और फिर कुछ ही देर में वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। मैंने चकराते हुए दिमाग से इर्द गिर्द गौर किया तो एक तरफ बंगले का चौकीदार और मुलाजिमा सहमे हुए खड़े थे। वो फटी फटी आंखों से न जाने कब से ये मंजर देख रहे थे। मेरी आवाज मजीद मेरा साथ न दे सके और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे बेड के करीब एक कुर्सी पर साकिब परेशान हाल बैठा था और उसके करीब ही एक पुलिस एहलकार भी मौजूद था। मुझे होश में आता देखकर वो दोनों मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। मैंने अपने सर पर हाथ लगाया तो मेरे सर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। पुलिस ने मुझसे सारे वाक़े के मुतालिक तफसीलात पूछी और मेरा बयान कलमबंद किया। मुझे उससे पता चला कि नजमा की डेथ हो चुकी है। नजमा किन हालात में मरी, उसके ऐनी शाहिद मुलाजमा और उसका शौहर चौकीदार थे। नजमा की लाश बहरहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। दूसरे दिन नजमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक नजमा की मौत दिल की हरकत बंद हो जाने की वजह से हुई थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। चंद दिनों में मेरी हालत संभल गई। उस दौरान साकिब मुझसे मिलने आता रहा। मेरी हालत बेहतर देखकर उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, अब तक मुझे सारी बात समझ नहीं आई। नजमा ने आप पर हमला क्यों किया जब वो आप पर बहुत एतमाद करती थी? मैं उसे तफसीलात समझाते हुए बोला, कुछ बातें ऐसी थी जिनका जिक्र मैंने पुलिस एहलकार के सामने करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अब उनका कोई फायदा नहीं था, मगर तुमसे करना मैं जरूरी समझता हूं। तुम जानते हो कि नजमा को कोई अनजाना सा खौफ रहता था। ये खौफ उस वक्त उसके दिल में पैदा हुआ जब उसके बाप को चंद डाकुओं ने पैसों के लिए कत्ल कर दिया। उसे ये खौफ लाहक हो गया कि उसे भी उसके बाप की तरह दौलत की खातिर कत्ल कर दिया जाएगा। शुरू में उसने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की और ख़ुद को बिजनेस की मसरूफियात में मसरूफ़ रखकर उसने अपने खौफ पर काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया। मगर फिर उसकी मुलाकात तुम्हारे भाई से हुई, काशिफ के साथ, और उसने शादी कर ली। शादी के चंद रोज़ बाद तुम लोगों को देखकर उसके अंदर का खौफ फिर से जाग गया और ये खौफ उस पर पूरी तरह से हावी हो गया और वो ये ख्याल करने लगी कि तुम और तुम्हारे घर वाले सब मिलकर उसे कत्ल करके उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। बंगले में शिफ्ट होने के बाद भी उसका खौफ कम ना हुआ तो वो काशिफ से भी खौफजदा रहने लगी। उसे तरह तरह वसवसे तंग करने लगे और आखिर एक रात वो अपने आप पर काबू न पा सकी और इस खौफ से निजात हासिल करने के लिए उसने काशिफ को लोहे के रॉड से कत्ल कर दिया। इतना कहकर कुछ देर के लिए मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा इंकशाफ साकिब पर बिजली बनकर गिरेगा। वो हैरत से मुझे घूरने लगा और तड़प कर बोला, क्या भाभी ने काशिफ भाई को कत्ल किया था? ओह मेरे खुदा! उसने अपना सर थाम लिया। मैं अपनी बात जारी रखते हुए बोला, काशिफ की मौत के बाद नजमा का खौफ बजाय कम होने के मजीद बढ़ गया। रात को अक्सर उसे काशिफ की मौत का वाकया याद आता तो उस पर खौफ तारी हो जाता। शदीद खौफ की हालत में उसे काशिफ का खुद साख्ता वजूद, जो कि उसके अपने जहन की पैदावार था, दिखाई देने लगता, जैसे वो उसे कत्ल करके अपना बदला लेना चाहता हो। इसलिए वो उससे खौफजदा होकर अक्सर रात को घर से भाग जाती थी। मैं मानता हूँ नजमा ने मुझ पर एतमाद किया था। तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें नजमा के मुतालिक तफसीलात से आगाह करने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाया तो इत्तफाकन उस वक्त नजमा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था, तो उसका एतमाद मुझसे भी उठ चुका था। इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए मुझे घर में बुलाकर कत्ल करने की कोशिश की। चूंकि यह सूरत-ए-हाल इस वाक़या की मुशाबह थी जिसमें उसने काशिफ को कत्ल किया था, इसलिए इस वाक़या के याद आते ही उस वक्त काशिफ का खुद साख्ता वजूद उसके सामने आ गया और उसे महसूस हुआ कि वो उससे अपना इंतकाम लेना चाहता है और उसका गला दबा रहा है। यह महज उसका वहम था। शदीद खौफ की कैफियत में उसका हार्ट फेल हो गया। साकिब की आंखों में नमी तैर रही थी। वो भराई आवाज में बोला, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। मैं गहरा सांस लेकर बोला, ये जहनी बीमारियां होती ही बहुत पेचीदा हैं। किसी इंसान को लग जाए तो उसे कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। बहरहाल नजमा की जायदाद का क्या करना है जिसने उसकी रातों की नींदें हराम कर दी थी। साकिब जवाबन बोला, मैंने और वालिदैन ने यही फैसला किया है कि नजमा की दौलत और जायदाद यतीम खानों में बतौर अतिया दे दी जाए, और फिर साकिब ने ऐसा ही किया। नजमा की सारी दौलत और जायदाद मुख्तलिफ यतीम खानों में बतौर अतिया दे दी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सच्चा और खरा इंसान नहीं देखा था, मगर अफसोस नजमा ने उसे भी समझने में बहुत बड़ी गलती की थी।